लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की लगातार बैठकें जारी हैं। थोड़ी देर पहले खत्म हुई है कैंपेन कमेटी की बैठक। बीजेपी ऑफिस में हुई 8 सदस्यीय कमेटी की यह बैठक। भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, हेमंत विश्व शर्मा, तरुण चुग, सुनील बंसल इस बैठक में शामिल हुए। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए दरअसल कमेटी बनाई गई है, जिसकी ये बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, जैसा कि हमने बताया, महासचिव तरुण चुग, सुनील बंसल भी पहुंचे। और इस बीच आज बीजेपी में शामिल होंगे कई बड़े नेता, ये खबर भी हमें मिल रही है। दूसरे दलों से बड़े नेताओं को शामिल कराया जाएगा पार्टी में। आज शाम को ज्वाइनिंग कमेटी की मीटिंग होगी। बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी बनाएगी रोड मैप। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आमोद राय जुड़ गए। आमोद, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई अहम बैठकें हो चुकी हैं, कई अहम बैठकें होनी है, और ऐसे कौन से वो नाम है जो आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए प्रतिमा, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूं, क्योंकि आज जो है बीजेपी में ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। बीजेपी ने ज्वाइनिंग के लिए आज एक कमेटी का गठन किया है जो निर्णय लेगी कि किस किस नेताओं को ज्वाइनिंग कराया जाएगा भविष्य में। और उस कमेटी में 8 सदस्य हैं, 4 केंद्र के मंत्री हैं, 3 महासचिव हैं बीजेपी के, और 1 मुख्यमंत्री हैं। जो इलेक्शन मैनेजमेंट और कैंपेन कमेटी है, उसी के मातहत, उसी के अंदर में एक ज्वाइनिंग कमेटी भी बनाई गई है। और ज्वाइनिंग कमेटी राज्यों में सब कमेटी बनाएगी जहां लोगों को ज्वाइन कराया जाएगा। मान लीजिए अगर किसी को राजस्थान में ज्वाइन करना है तो राजस्थान में एक सब कमेटी होगी जो केंद्रीय ज्वाइनिंग कमेटी को रेकमेंड करेगी और यहाँ पे वो फैसला होगा। तो इस तरह का एक निर्णय बहुत अहम निर्णय है। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले उम्मीद कर रही है कि दूसरे दलों से काफ़ी नेता बीजेपी का रुख कर सकते हैं। जिस तरह का अभी माहौल है उसमें, तो वैसे में किनको लेना है और किनको नहीं लेना है, इसके लिए एक ज्वाइनिंग कमेटी बनाई गई है जो स्क्रीनिंग करके लोगों को ज्वाइन कराएगी। प्रतिमा जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर पर बीजेपी की आज बड़ी बैठक है। अमित शाह और जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय में होगी ये बैठक। आज दोपहर 2:30 बजे बीजेपी की ये अहम बैठक होनी है, और बताया जा रहा है कि इस बैठक में, जो कि बीजेपी मुख्यालय में होनी है, इस बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। एक तरफ जहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण अंतिम दौर में है, वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले बीजेपी की आज होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बड़े नेता शिरकत करेंगे। दरअसल इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण के जरिए जन जागरण अभियान चलाने का प्लान तैयार किया है। आज होने वाली मीटिंग में विपक्ष के खिलाफ माहौल बनाने की रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी इस बात पर भी फोकस करेगी कि कैसे विपक्षी दलों ने मंदिर के निर्माण में बाधा डालने का प्रयास किया था। राम मंदिर के लिए आंदोलन चल रहा है और इसके लिए कितनी आहुतियां हुई ये सबकी समझ में आता है। और 90 के दशक में जो कुछ हुआ वो पूरा देश या पूरा विश्व ही इस बात से परिचित हुआ और उसने उस दिशा में बात दी। साथ ही लोकसभा चुनावों से पहले नए वोटर्स से जुड़ने के लिए बूथ स्तर पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए आज रणनीति तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही नए वोटर्स तक पहुंचने का टास्क पार्टी को दे चुके हैं। और आरजेडी के नेता लगातार राम मंदिर को लेकर जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने पलटवार किया है। आरजेडी नेता और उनके पोस्टर की भाषा बेहद खराब है, ये कहा है आलोक कुमार ने। आरजेडी को जनता जवाब देगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने श्रीमती राबड़ी देवी के निवास स्थान पर एक पोस्टर लगाया। इसकी भाषा बहुत खराब है। मंदिर की घंटी को मूर्खता कहा है, पाखंड कहा है, अज्ञान कहा है और मंदिर को मानसिक गुलामी बताया है। मैं विश्वास करता हूं कि उचित समय आने पर, और यह समय चुनाव का भी है, भारत की जनता, धर्मनिष्ठ जनता
मंदिरों से स्फूर्ति और प्राण पाने वाली जनता इस तरह के कामों का उत्तर देगी। आरजेडी नेता फतेह बहादुर सिंह के विवादित बयान के बाद बिहार में सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी के साथ साथ जेडीयू भी आरजेडी नेता के बयान पर हमलावर है। नाम के विपरीत आचरण है। अपने नाम रखे कायर बहादुर सिंह, और आपको सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए कि जो लोग धार्मिक समारोहों में विश्वास करते हैं वे हमारे घर पर प्रवेश निषेध है उनका। बिहार की सियासत में जेडीयू की तरफ से आरजेडी नेता के खिलाफ इस तरह का आक्रामक बयान काफी मायने रखता है, जो आने वाले समय में बिहार की सियासत में भूचाल ला सकता है। वहीं फतेह बहादुर सिंह पर बीजेपी भी हमलावर है। राजनीति में इतनी ओछी मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि दूसरे के आहत को चोट पहुंचाए और भावनाओं को चोटिल करे। जो आरजेडी के लोग कर रहे हैं, लालू जी तेजस्वी जी कर रहे हैं, और उस पर नीतीश कुमार जी चुप है। आखिर आरजेडी नेता फतेह बहादुर सिंह ने क्या कहा था जिस पर इतना घमासान मचा, देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में आदेश दिया कि रामायण और रामायण का सभी पात्र काल्पनिक है। उस मंदिर से एक ही समाज का विकास हो सकता है, जो पखंडी समाज है, जो मनुवादी समाज है। और उस मंदिर में मैं आपको रोजगार मतलब उस मंदिर में रोजगार किसको मिलेगा? और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि कुछ लोग बयान देकर पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं। वहीं आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के पोस्टर पर नित्यानंद राय ने कहा कि कोई कितना भी खिलाफ बोल ले, राम मंदिर धूमधाम से जनता को समर्पित होगा। देखिए, हर पार्टी के अंदर ऐसे नेता मौजूद हैं जो बेतुके बयान बगैर सोचे समझे देते हैं सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए। अगर वो सचमुच आरएसएस के नेता हैं और सीरियस नेता हैं तो ये बयान नरेंद्र मोदी जी से दिलवाएं, देश के प्रधानमंत्री से। यही बयान राष्ट्रीय सेवक संघ के मुखिया भगवत जी से दिलवाएं। अगर ये बयान आरएसएस का है तो इन लोगों को देना चाहिए। वह जो भी कह ले, सनातन का जितना भी खिलाफ कर रहे, मंदिर के विषय में जितना भी अपशब्द बोल रहे, हिंदू और सनातन के जितना मन हो उतना गाली दे दे। इस देश की जनता की भावना है कि राम जन्मभूमि पर जो मंदिर का निर्माण हो रहा है 22 जनवरी को, उसका धूमधाम से वह जनता को समर्पित हो। और राम मंदिर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान। ओवैसी ने कहा, मस्जिदों को आबाद रखो, जहां 500 साल तक इबादत की वहां आज क्या हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो हमारी दूसरी मस्जिदें भी हमसे छिन जाएं। नौजवानों, अपनी ताकत को बरकरार रखो, ये कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनहरी वाली मस्जिद भी है। असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान दिल्ली की सुनहरी मस्जिद को लेकर है। दिल्ली में एनडीएमसी की तरफ से सुनहरी मस्जिद को लेकर लोगों से राय पूछी गई। ट्रैफिक और लोगों को हो रही परेशानी की वजह से सुनहरी मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करने पर रायशुमारी की जा रही है। ओवैसी हमलावर है तो बीजेपी ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई। अमित मालविया ने एक्स पर लिखा कि ओवैसी राम मंदिर को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। ओवैसी के बयान पर उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से भी जोरदार विरोध किया गया। मुझे नहीं लगता है ये जो उनके मन में जो डर है, लोगों के मन में जो डर पैदा हो रहा है, जो किया जा रहा है, वो एक राजनीति है। और बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा है। जयराम रमेश ने बाकायदा पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा है। इंडिया की तरफ से मिलने का समय मांगा गया है। वीवीपैट पर अपना मत रखना चाहता है इंडिया अलायंस।
ये चिट्ठी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को लिखी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नाम पर लिखे इस खत में ईवीएम और वीवीपैट पर सवाल उठाए गए। इन सवालों पर चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मिलने का वक्त भी मांगा गया। इस पत्र में लिखा गया है कि चुनाव आयोग विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन के 3-4 नेताओं को कुछ मिनट मिलने का समय दे ताकि वीवीपैट पर विपक्षी पार्टियों की शंकाओं को दूर किया जा सके। 30 दिसंबर को लिखे इस पत्र में कहा गया है कि इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन चुनाव आयोग को वीवीपैट के मुद्दे पर अपना पक्ष रखना चाहता है। चुनाव आयोग से ये निश्चित तौर पर बिल्कुल उचित और वैध अनुरोध है। ऐसे में चुनाव आयोग को विपक्षी शंकाओं को दूर करने के लिए कुछ समय देना चाहिए, क्योंकि वीवीपैट को लेकर विपक्ष की चिंताओं का अभी तक समाधान नहीं हुआ। चिट्ठी में लिखा गया है कि इंडिया गठबंधन ने 20 दिसंबर 2023 को हुई बैठक में वीवीपैट को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था और इस प्रस्ताव के बिंदुओं को विपक्ष के नेता चुनाव आयोग से चर्चा करना चाहते हैं, मगर बार-बार अनुरोध के बावजूद अभी तक मिलने का वक्त नहीं मिला। और लोकसभा चुनाव पर इंडिया गठबंधन से बड़ी खबर है, नीतीश कुमार इंडिया संयोजक हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, कांग्रेस को नीतीश के नाम पर ऐतराज नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस चाहती है बाकी दल फैसला लें। इंडिया गठबंधन के चेयरपर्सन कुर्सी चाहती हैं। लोकसभा चुनाव का ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। सूत्रों से खबर है कि नीतीश इंडिया के संयोजक बन सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नीतीश के नाम पर कांग्रेस को एतराज नहीं और वो चाहती है कि बाकी दल आपस में फैसला कर लें। कांग्रेस की नजर इंडिया के चेयरपर्सन पद पर है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले विपक्षी गठबंधन की पहल की थी। इंडिया की पहली मीटिंग भी पटना में हुई। नीतीश को लेकर पटना की सड़क पर पोस्टर भी लगाए गए थे। वैसे नीतीश कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि गठबंधन में वो कोई पद नहीं चाहते। बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की मुकुल वासनिक की अगुवाई वाली अलायंस कमेटी ने गठबंधन के लिहाज से राज्यों में चर्चा की है। जल्द ही कमेटी अब पार्टी अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात करेगी, जिसके बाद संयोजक पद को लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है। खड़गे जल्द ही इंडिया के नेताओं से इसको लेकर बात कर सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन के संयोजक पर केसी त्यागी का भी बयान सामने आया है। इंडिया गठबंधन बनाने का श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है, ये कहा है केसी त्यागी ने। नीतीश कुमार के पास लंबा सियासी अनुभव है। हमारे साथ केसी त्यागी जी हैं, वरिष्ठ नेता है जदयू के। सर, नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे इंडिया अलायंस के, इस तरह की खबर सामने आ रही है कि तमाम विपक्षी पार्टियों ने सहमति दे दी है। क्या इस तरह की कोई जानकारी आप लोगों के पास? नहीं, हमारे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। समाचार पत्रों के और मीडिया चैनलों के जरिए ये खबर प्रचारित और प्रसारित की जा रही है। जब तक कोई आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं होती है, हम उसके लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। इतना ज़रूर है कि हम पहले से भी कहते रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आज जिस रूप में है उसके निर्माण के लिए बड़ा श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव है। 17-18 वर्षों से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिसमें उन्होंने काफ़ी उन्नति वहाँ के जनजीवन में लाई है और केंद्र सरकार में भी अटल जी के नेतृत्व में काम करने का उनका लंबा अनुभव है। कोई जिम्मेदारी अगर इंडिया गठबंधन के घटक दल मिलकर के देंगे, उसका स्वागत होगा। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भगवंत मान के बयान से कांग्रेस नाराज है। पवन खेड़ा ने पोस्ट कर मान पर तंज कसा है। पवन खेड़ा ने लिखा, एक था जोकर, तो भगवंत मान ने कहा था दिल्ली पंजाब में एक थी कांग्रेस। दो दिन पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी मीटिंग में ये कहा था कि वो विपक्षी गठबंधन के साथ हैं, जो भी सीटें मिलेंगी उस पर मिलकर लड़ेंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का सुर बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। पंजाब के कांग्रेस नेताओं की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर मान से पूछा गया तो उन्होंने चुटकी लेते हुए क्या कहा, सुनिए। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। मान के बयान पर अब कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि आप और मोदी जी के विचार कितने मिलते जुलते हैं। दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, दोनों मुंह की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर, आपने तो देखी होगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी जालंधर में हुए
डीएसपी के कत्ल के मामले का जिक्र करते हुए सीएम पर कटाक्ष किया और लिखा 2021 के बाद एक था हसदा और वसदा पंजाब। और कर्नाटक में राम मंदिर मामले में 3 दशक बाद गिरफ्तारी, 2 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 दिसंबर 1992 को हुबली में दुकान जलाने का आरोप। नारेबाजी की तस्वीरें कर्नाटक के हुबली की हैं। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और कर्नाटक में राम मंदिर आंदोलन के इसमें हुए एक्शन को सियासत से प्रेरित बता रहे हैं। कर्नाटक में 31 साल बाद राम मंदिर आंदोलन केस में कार्रवाई हुई है। इस मामले में श्रीकांत पुजारी समेत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और कर्नाटक पुलिस फिलहाल 8 अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। 5 दिसंबर 1992 को हुबली में दुकान जलाने के आरोप में 300 दंगाइयों की सूची तैयार की गई। 31 साल पुराने मामले में सिद्धारमैया सरकार ने पुलिस कार्रवाई के लिए एक एसआईटी बनाई थी। इसके बाद पूरा एक्शन शुरू हुआ। मामले पर बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को हिंदू और सनातन विरोधी बताया। हिंदूवादी संगठन अब सड़क पर उतर आए हैं। सिद्धारमैया सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कांग्रेस सरकार एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं पर ही कर्नाटक सरकार कार्रवाई कर रही है, बल्कि कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री दशरथैया ने तो राम मंदिर की तुलना पुलवामा हमले से कर दी। उनके मुताबिक राम मंदिर पुलवामा की तरह मोदी सरकार का एक पॉलिटिकल स्टंट है। ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪುಲ್ವಾಮಾ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಈಗ ರಾಮನ್ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ದಡ್ರಿಲ್ಲ, 2 ಬಾರಿ ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಭರವಸೆ। TV9 भारतवर्ष की खबर पर लगी मुहर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन ही हुआ। तो उधर मूर्ति चयन होने से मैसूर में योगीराज के परिजन बेहद खुश हैं। 51 इंच की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होगी। मैसूर के अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति का चयन हुआ है। इसका आधिकारिक ऐलान 5 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय करेंगे। अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन होने के बाद मैसूर में उनका परिवार बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। Confusion and also like I don't know how to react about selected the final. I mean, I didn't get any confirmation from my husband about the selection. Even he has not got any official statement from the trust about the selection. इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार रात करीब 10:30 बजे सोशल मीडिया के जरिए TV9 की उस खबर पर मुहर लगा दी थी। हमने कल खबर ब्रेक की थी जिसमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मशहूर शिल्पकार अरुण योगीराज की प्रतिमा का चयन किया गया है। मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति का चयन हुआ है। अरुण योगीराज जो नाम के मूर्तिकार हैं, उनकी मूर्ति का चयन हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु और लक्षद्वीप के दौरे पर हैं। भारती दासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पीएम शामिल हुए। विकसित भारत के लिए अहम है भारती दासन विश्वविद्यालय। हर एक ग्रेजुएट की विकसित भारत में बड़ी भूमिका बताई पीएम मोदी ने। तिरुचिरापल्ली में कई परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज मिशन दक्षिण पर हैं। तमिलनाडु और लक्षद्वीप का दौरा, विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के अलावा लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के भारतीदासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए भारतीदासन विश्वविद्यालय का हर एक ग्रेजुएट बेहद अहम है। In the beautiful state of Tamil Nadu and among young people, I'm also glad to learn that I'm the first Prime Minister to have the privilege of coming to a convocation here. I congratulate the graduating students, their parents and teachers on this important occasion.
प्रधानमंत्री ने तेल, गैस, एविएशन, रेल, सड़क और शिपिंग से जुड़ी करीब 19,850 करोड़ की विकास परियोजनाओं का तोहफा भी दिया। और इस वक्त रामलला की जो मूर्ति चयन जिसका हुआ है, उसके मूर्तिकार अरुण योगीराज की पत्नी विजेता हमारे साथ जुड़ रही हैं TV9 भारतवर्ष पर। विजेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि कल जब ये खबर TV9 भारतवर्ष ने ब्रेक की कि अरुण योगीराज जो मूर्तिकार हैं, उन्हीं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तभी से लगातार पूरे देश में अरुण का नाम जो है वो सुर्खियों में है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में उनका नाम भी दर्ज होगा। हाँ, बहुत खुशी हो रहा है। बहुत ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन सफल हो गया है। इतना काम, इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता है कि हमें ऐसे पुण्य का काम करने के लिए मिला है। विजेता जी, जब पहली बार ये जिम्मेदारी मिली थी, तब का अनुभव कुछ बताना चाहेंगी कि जब कहा गया था कि आप रामलला की मूर्ति बनाएं? जनवरी में जब भी हमको शॉर्टलिस्ट किया था, तो बहुत ही खुशी हुई थी। है सारे विश्व के लोग देखेंगे। अयोध्या तो एक सेंटिमेंट है सबको। ऐसे जगह का मूर्ति बनाना है सौभाग्य का काम है, और हमको मिला है। हमको कुछ प्रेशर भी था, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही थी, पूरी दुनिया देख रही थी। बहुत सारी उम्मीदें थी कि एक बहुत ही अद्भुत मूर्ति का निर्माण होगा, तो वो क्या प्रेशर था? वो तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी था, बिकॉज पूरा विश्व देख रहा है कि अयोध्या एक जगह है जो हर एक जुड़ा हुआ है, और ऐसे जगह का मूर्ति बनाना और रामलला को क्रिएट करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। जी, आपकी तो पूरी फैमिली लेगेसी है। अरुण योगीराज की बात करें तो 5th जनरेशन के वो स्कल्प्टर हैं। कितना बड़ा गर्व करने वाला ये मौका था आप लोगों के लिए, और कैसे आपको इसकी जानकारी मिली कि हाँ, आप फाइनली उनकी मूर्ति को ही सिलेक्ट किया गया? हाँ, ये 5 जनरेशन का स्कल्प्चर फैमिली है। हम लोग भी रह चुके हैं, और उनके ग्रैंडफादर नेशनल अवार्डी है, और पापा भी बहुत ही अवार्ड जीते हुए, जगन्नाथाचार्य अवार्ड सभी जीते हुए हैं। और ऐसे कीर्ति बढ़ाने का विषय तो है कि अयोध्या का रामलला मिला है। तो हमको मीडिया से जब पता चला इतना कि हमारा मूर्ति सेलेक्ट हुआ है, बहुत खुशी हुई है। जी विजेता जी, लेकिन ये जो फीलिंग है ये अपने आप में अद्भुत है कि अरुण योगीराज ने जिस मूर्ति का निर्माण किया उसी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसके लिए इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, और पूरी दुनिया के राम भक्त अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति का ही दर्शन करने अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचेंगे। ये जो फीलिंग है, इसे आप कैसे बयां कर सकती हैं हमारे दर्शकों के लिए? क्या मन में चल रहा है आप सबके? हमारा नाम तो इतिहास में अमर हो गया है। हमारा जीवन काम मिलेगा तो भी इससे बढ़िया काम ही नहीं है। उतना बड़ा काम मिला हमको। अच्छा, क्या परिवार में चर्चा होती थी इस दौरान कि कैसी मूर्ति होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? आपसे अरुण योगीराज क्या बात करते थे जब सोचा होगा कि किस तरह की मूर्ति होगी, जैसा विवरण मिला होगा उसके आधार पर बनाने के लिए? बालक का मूर्ति बनाना है जो स्माइलिंग फेस है, और मुख में भी वो भगवान जैसे दिखना चाहिए। वो भगवान लाना ही एक कला है, और कला से अच्छा ज्यादा भगवान दिखना चाहिए उनमें। तो वो बोल रहे थे जब तक मुझे भगवान नहीं दिखेगा जब तक मैं काम करूंगा करके बोल रहे। जी, अरुण योगीराज ने इससे पहले भी एक से बढ़कर एक शानदार मूर्तियां बनाई हैं। जब इस काम में उन्होंने शुरुआत की, इस काम में लगे, रामलला की मूर्ति बनाना उन्होंने शुरू किया, तो किस तरह के चैलेंजेस थे, किस तरह की चुनौतियां थी? कभी उन्होंने जिक्र किया कुछ?
भी बनाई नहीं गई थी 5 ईयर ओल्ड बालक का। तो ये क्रिएट करना था जहां हमको पहले का फोटोज या फिर मूर्ति का रेफरेंस भी नहीं मिल रहा था। तो क्योंकि बनाई नहीं गई थी। 5 वर्ष का बालक का रामलला एक क्रिएशन है जो अभी भगवान बना के इंडिया को अर्पण कर को अभी जब ये सब दुनियावासी देखेंगे तो हमको उनका भावना को उनको खुशी होना चाहिए, खुश होना चाहिए और उनको भगवान दिखना चाहिए उसमें। बिल्कुल, रामलला की प्रतिमा तैयार करने का जो सौभाग्य योगीराज को मिला, विजेता आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था वो MBA की पढ़ाई कर रहे थे और घर में भी इस बात को लेकर काफी चर्चाएं चलती थी कि उनको स्कल्पटर बनना चाहिए भी या नहीं। तो वो हाँ और ना में उन्होंने हाँ कहा और आज यही हुआ है कि उन्हीं का जो फैसला था उसकी वजह से आज रामलला की मूर्ति का निर्माण उन्होंने किया। हम ये तो उनके नसीब में ही था कि ये इस मूर्ति का काम करने को उनको मिल रहा है। हर एक को नहीं मिलता है, ये कुछ ब्लेस्ड पीपल को ही मिलता है कि वो मूर्ति का काम करे और इतना सुंदर तरीके से करने का। विजेता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, TV9 से बातचीत करने के लिए। थैंक। और अरुण योगीराज की मां ने कहा कि पूरी दुनिया मेरे बेटे की बनाई भगवान राम की प्रतिमा के दर्शन करेगी। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई और बात नहीं हो सकती। ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ತರ ಬೆಳೆದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡವನು ಚಿಕ್ಕವನು ದೊಡ್ಡ ಮಗನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗನೂ ಈ ತರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಎದುರು ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ 22ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದಿದೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಕಣ್ಣಣ್ಣ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಗದ್ದೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಗದ್ದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಬತ್ತೀನಿ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ, ಇನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಅಮ್ಮ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು ತಮಗೆ? ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಕಣ, ನಾನು ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪೂಜೆ ದಿವಸ. और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिट एंड रन कानून का 10 राज्यों में जोरदार विरोध हो रहा है। कानून में ज्यादा सजा और जुर्माने का विरोध हो रहा है। 10 राज्यों में ट्रक और बस ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए। यूपी, MP, महाराष्ट्र, गुजरात में भी ड्राइवर्स विरोध कर रहे हैं। आवाजाही रुक गई है। पेट्रोल पंप पर भी लंबी लंबी कतारें लोगों की नजर आ रही हैं। सरकार के खिलाफ सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रहे लोगों की ये तस्वीर गुजरात की सूरत की है। हरियाणा के जिंद में भी विरोध की तस्वीरें देखने को मिली। दिल्ली, भोपाल, मुंबई, इंदौर में भी ट्रक ड्राइवर ने स्टीयरिंग छोड़ विरोध का पोस्टर थाम लिया है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो कानून लिखा है सरकार ने 10 साल जुर्माना तब 7 लाख रुपया भरो, ये तो हम लोग नहीं भर पाते। हमको जितनी सैलरी भी नहीं है, फिर हम लोग ये गाड़ी नहीं चलाएंगे। केंद्र के कानून के मुताबिक कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके अलावा 7 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। इसी को लेकर ट्रांसपोर्टर्स विरोध कर रहे हैं। जाने में कोई ना कोई गलती हो ही जाती किसी से, मगर ये 10 साल की सजा और ये जुर्माना जो किया ये सरासर गलत है। अभी आपने देखा कि हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं, लेकिन इस हड़ताल ने आम लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतार की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की हैं। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से लोग अपने टैंक फुल करा रहे हैं ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। लोगों का कहना है कि ये हड़ताल लंबी चली तो बहुत परेशानी होगी। हाँ जी, परेशानी बढ़ेगी जी। मैंने फुल कराया जी टैंक अभी। ओके, लगता है सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए जी, ये प्रॉब्लम है सबके लिए हो जाएगी ये। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के चलते जरूरी चीजें भी नहीं पहुंच पा रही। फल सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि अगर इसी तरह हड़ताल जारी रही तो फल सब्जियों के रेट दुगने हो सकते हैं।
जो ये खाने का चीज़ है उसका असर पड़ेगा ही ना जनता के ऊपर। कीमत बढ़ेगा, कीमत डबल हो जाएगा, डबल यानी 4 पट हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का असर जरूरी चीजों पर पड़ने लगा है। हड़ताल लंबी चली, आम जनता की जेब पर असर पड़ना तय है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं। ड्राइवर्स से बात की हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने। दूसरी तरफ इन ड्राइवर से हम बातचीत करते हैं, इनका क्या कुछ कहना है, ये बताइए कि कब से आप लोग हड़ताल पर हैं? सबसे पहले तो कल से हड़ताल पर है सर। मेरा मांग है सरकार से कि सर ये बताइए, हम लोग गरीब आदमी जब के हर इंसान को जरूरत को पूरा करता है ड्राइवर भाई, अब आप सर जानबूझ के हम लोग गलती करते नहीं है, ये गाड़ी चलते एक्सीडेंट हो जाती है सर। ये बताइए आपके जो एसोसिएशन है उनसे क्या बात हुई, उन्होंने क्या कहा है आप लोगों को? हम लोग के बोला गाड़ी नहीं चलाना है, हम नहीं खुद नहीं चलाएंगे सर। हम गरीब आदमी 7 लाख रुपया कहाँ देंगे? हमको पेमेंट है 7,000। हाँ, हमारे बाल बच्चा 10 साल जेल में चले जाएंगे, हमारे बाल बच्चा कौन खिलाएगा सर? हम लोग हाँ यही है ना, हमारे पास नहीं है 10 लाख रुपए देने के लिए। हम कहाँ पास लेंगे सरकार? सरकार से आग्रह मैं करता हूँ, गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहता क्या हूँ। नाम है आपका? राहुल माली में। हमारी मांग ये है कि देखो हम किराए से रहने वाले, 7 साल 7 लाख को जुर्मान, 10 साल की सजा। 7 लाख रुपए हमारे पास होते तो हम गाड़ी क्यों चलाते? किराए से लेने वाले, हमारी 4,000 पगार है। और गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर को लेकर एक अहम बैठक है। आज गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। राज्य के कई मुद्दों पर इसमें मंथन किया जाएगा। गृह मंत्रालय और राज्य के बड़े अधिकारी आज की मीटिंग में मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर की तस्वीर अब बदल गई है। नया कश्मीर विकास की नई इबारत लिख रहा है तो आतंक का सफाया भी तेजी से जारी है। बदलते जम्मू कश्मीर को अमन की गारंटी देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कानून व्यवस्था के अलावा राज्य में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी होगी। इसके अलावा सुरक्षा ग्रिड और जीरो टेरर प्लान जैसे मुद्दों पर एक्शन प्लान तैयार होगा। आतंकवाद विरोधी अभियान पर भविष्य के रोड मैप पर भी ठोस रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव अटल डुल्लू और पुलिस महानिदेशक RR स्वैन भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के पुलिस महानिदेशकों के अलावा गृह मंत्रालय और जम्मू के संबंधित अधिकारी भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल जनवरी में इसी तरह की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी।